एम एक्सट्रीमली सॉरी, कई बार इंटरप्ट हुआ। एनी हाउ, जो पे फिक्सेशन का जो बात करने वाले हैं हम, देखिए पे फिक्सेशन का जो इशू है ये इसमें जो एनोमली का जो शुरुआत है ये है 1986 से। 1986 से पहले का जो पे फिक्सेशन का मोडालिटीज़ था वो मोडालिटीज़ बिल्कुल पीबीओआर ऑफिसर्स एंड सिविलियन सबके लिए फेवरेबल था। यानी कि सबको जो फाइनेंशियल हार्डशिप कंसिडर किया जाता था। एक रीएम्प्लॉयड, एक सर्विसमैन जब सिविल में आते हैं और एम्प्लॉयड होते हैं तो उनका जो पे है वो कभी भी एक फ्रेश रिक्रूट का बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय उसका जो जिम्मेदारियां हैं, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसका जो परिवार का खर्च चलाने के लिए जो उनका एक्सपेंडिचर का बोझ उनके ऊपर आता है वो एक फ्रेश कॉलेज पास आउट रिक्रूट का नहीं होता है। ये चीज़ सबको पता था और अब भी सबको पता है। पर क्या है, देखिए ये कुछ सिस्टम का प्रॉब्लम है। सिस्टम का प्रॉब्लम क्या है, जो पॉलिसी मेकर्स है वो पॉलिसी मेकिंग बॉडी जब कोई किसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं अपना बेनिफिट के लिए। आप सब जानते हैं कि पे फिक्सेशन का जो इशू है ये एक पॉलिसी इशू है, और जिस समय पे फिक्सेशन का रिवाइज्ड ऑर्डर बनाया गया था 1986 में, उस समय जो पॉलिसी तैयार हुआ था उस पॉलिसी मेकिंग बॉडी में कोई रिप्रेजेंटेटिव पीबीओआर का नहीं था, है ना, क्योंकि पीबीओआर को तो काउंटिंग में लाते ही नहीं, है ना। तो अब क्या हुआ, उस समय जो गलती हुआ था उस गलती का जो सफरिंग है वो 1986 से लेकर के अभी तक पीबीआर को करना पड़ रहा है। पर 2010 में जब एक अमेंडमेंट आया हुआ है ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ 6 APC, उस समय क्या है कि आरटीआई भी लागू हो चुका था, तो इंफॉर्मेशन का एक्सेस इजी हो गया था। नंबर 2, मीडिया बहुत ज़्यादा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक्सेस वो हमारे लिए इजी हो चुका था, तो हम बहुत आसानी से डॉक्यूमेंट को लेके हम जो है अप्रोच करने तक का जो प्रयास है वो थोड़ा सा वाइड रेंज में आ गया। तो जैसे ही वाइड रेंज में ये प्रयास करना पॉसिबल हुआ, ऐसे ही क्या हुआ, इंडिविजुअल का तरफ से और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें से मैं भी एक एक्साइजमैन ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत उस समय किया था 2014 में। आप सब जानते हैं कोलकाता रीएम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, क्रेवा जिसका नाम था। तो उस समय एक प्रीमियर एक रोल था हमारा। बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों ने भी कोशिश किया था। तो हमने बार बार डीजीआर से लेकर के, सैनिक बोर्ड से लेकर के डीईएसडब्ल्यू, डीओपीटी सबके साथ कई बार बात किया, कई बार करस्पॉन्डेंस किया, और फाइनली वी हैव बीन succeeded to convince them that कि there is some problem। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये था कि मेनली जो डिस्पैरिटी है वो डिस्पैरिटी उनको दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए, दो कैटेगरीज होते हैं, एक है ऑफिसर्स, कमीशन ऑफिसर्स, एक है नॉन कमीशन ऑफिसर्स। नॉन कमीशन में जेसीओ भी आते हैं इसमें, पर जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है। पर क्या जो कमीशन ऑफिसर है, जो ग्रुप ए ऑफिसर है, वो उनको पीबीओआर में रखा और एक ग्रुप में रख दिया कि कमीशन ऑफिसर, ग्रुप ए एंड बिलो। तो जेसीओ का जो पे फिक्सेशन का जो पॉलिसी है उसमें कहीं भी लास्ट पे प्रोटेक्शन, लास्ट पे ड्रॉन आपको नहीं मिल रहा था 1986 से लेकर के अब तक। Whereas वही जब एम्प्लॉयड होते हैं, कोई कमीशन ऑफिसर जब एम्प्लॉयड होते हैं तो उनको मिल जाता है। ये कैसे, ये डिस्पैरिटी, इतना बड़ा डिस्पैरिटी, इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन को कैसे सहन करके आया 1986 से लेकर के लोग, आप सोचिए। क्योंकि उस समय लोगों को ये पता ही नहीं था कि एक्चुअल रूल्स क्या है। जिनको पता था, जो एसोसिएशन का जो टॉप लेवल में थे, वो लोग भी इतना इसको लेकर के आगे तक नहीं गए। पर जब आगे गए हम लोग, और बहुत बहुत सारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे अभी इसमें एक रोल निभा रहे एरेक्सा, ऑल इंडिया एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, जगदीश जी जिनका जनरल सेक्रेटरी है, और यशवीर सिंह साहब है,
इसका प्रेसिडेंट है, और भी जो लोग इसका साथ जो जुड़ा हुआ है, पोर्टफोलियो होल्डर्स है, इन सब का मेहनत से आज डीओपीटी को हम ये समझा पाया कि देखिए एक डिस्पैरिटी है, और पीबीओआर एंड कमीशन ऑफिसर दोनों का दो अलग अलग मोडालिटीज ऑफ पे फिक्सेशन नहीं हो सकता है ना। एक हमारा जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिया हुआ है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी तरह आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो आर्टिकल 14 का तहत जो अधिकार आपको मिलना चाहिए उसके लिए आपको मुंह खोलना पड़ेगा, यह नहीं कि आपको आगे का जो फोरम है वहाँ पे अप्रोच करना पड़ेगा। और देखिए फाइनली ये हम कन्विंस करने में कैपेबल हुए, डीओपीटी मान लिया कि यहाँ पे एक डिस्पैरिटी था, मोडालिटीज ऑफ पे फिक्सेशन ऑफ रीएम्प्लॉयड ऑफिसर्स कैटेगरी या नॉन ऑफिसर्स कैटेगरी, ये दोनों का अलग अलग था और ये डिस्पैरिटी जो है रिमूव होना चाहिए। फाइनली क्या हुआ, जैसे कि देखिए अभी आरटीआई का ज़माना है, तो लेटेस्ट जो पोजीशन है वो आरटीआई के तहत हमने एक फाइल नोट भी वहाँ से मंगा लिया, और फाइल नोट में क्लियरली ये चीज़ सब लिखा हुआ है कि जी अक्टूबर 2017, जैसे कि मैं अपने लैपटॉप में एक खोल के रखा हूँ, अक्टूबर 2017 को ये फाइल नोट जो है पुट अप हुआ था, और इसका जो हेडिंग था, क्या हेडिंग था कि रीएम्प्लॉयड सेंट्रल सिविल सर्विसेज फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ रीएम्प्लॉयड पेंशनर्स रिवाइज्ड ऑर्डर 2019। ये एक ऑर्डर जो है ड्राफ्ट ओएम बनाया गया था, और ये ड्राफ्ट ओएम भेजा गया था किसको, इनिशियली जो स्टेक होल्डर्स है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर को भेजा गया था, नंबर 1। नंबर 2 DESW डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भेजा गया था। तो ये जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं इनको भेजने के बाद फिर एक कंसोलिडेट करके दोबारा फिर इसको भेजा गया कहाँ, थ्रू प्रॉपर चैनल। जो फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस है वहाँ का एक सैंक्शन जरूरी है। एक ओएम जब बनता है जहाँ पे फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस है, वो फिनेंशियल अप्रूवल का बिना ओएम रिलीज नहीं कर सकता है। डीओपीटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, नोडल एजेंसीज है, पर फाइनेंशियल अप्रूवल लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से। तो हमारा ये जो रिवाइज ऑर्डर 2019 है, इसके लिए भी केसेस जा चुका था कहाँ, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के पास। और वहाँ पे जब ये फाइल गया तो वहाँ कुछ ऑब्जर्वेशंस का साथ रिटर्न आया। क्या ऑब्जर्वेशंस था, ऑब्जर्वेशंस ये था जो मेनली कि ये जो टोटल फिनेंशियल जो राशि है, टोटल अमाउंट जो है कितना इन्वॉल्व है, वो भी कैटेगरिकली कौन सी डिपार्टमेंट में कितना रीएम्प्लॉयड है, और उस हिसाब से अगर ये आज लागू कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट एक्सचेकर में कितना ज़्यादा लोड आएगा वो बताना पड़ेगा उनको। क्योंकि कोई भी चीज़ जब एस्टीमेट आप देते हैं तभी तो सामान जो है खरीदा जाता है ना, कोई एस्टीमेट लेके तो हम सामान खरीदते हैं। तो इसी तरह का जब पेमेंट भी करेंगे गवर्नमेंट तो उसके लिए एस्टीमेट तो चाहिए, है ना। तो उनका जो कहना है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का जो कहना, वो भी बिल्कुल जायज़ है, इससे भी मानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का अंडर में है और कॉन्स्टिट्यूशनल वेज में जाके हमने इसको हासिल करना है। आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर कैट में केस फाइल करना था। आप देखिए कैट में केस फाइल करना बहुत आसान बात है, कुछ भी नहीं है। आप विदाउट एडवोकेट भी कोर्ट केस कैट में आप अपील कर सकते हैं, पर उससे क्या फायदा है। देखिए इंडियन जुडिशियल सिस्टम कब किस समय आपको अप्रोच करना चाहिए, जब कोई रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, पर वो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो रूल को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तब आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, आप ट्राइब्यूनल का सहारा ले सकते हैं। पर जब आपका रूल ही आपका फेवर में नहीं है तो आप कैट क्या करेंगे, कैट को ही बोलेंगे ना। देखिए 1986 31 जुलाई 1986 को जो ऑर्डर निकला है उसमें तो क्लियर लिखा हुआ है कि पीबीओआर के लिए कोई फिक्सेशन नहीं मिलेगा, है ना। तो करना क्या चाहिए कि इस रूल को बदलना चाहिए, रूल को रिवाइज करना चाहिए, और वही चीज हो रहा है, यानी कि प्रॉपर वे में जा रहा है। पर प्रॉब्लम क्या हुआ 2017 में जब ये ड्राफ्ट ओएम बना है और फाइनली जो कंसोलिडेट होके फिर 2019 में जब गया
डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का पास तब से लेकर के काफ़ी समय के बीच में 2 साल 3 साल बीत गया। इस समय में कुछ कोविड सिचुएशन था जिस वजह से फाइल आगे मूव नहीं हो पाया और फाइनली जुलाई 2021 में वहाँ से फाइल रिमार्क्स लेकर के रिटर्न आया बीओपीटी का पास। जो सर्टेन इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा जो है फाइल अब पुट अप किया जाए। ठीक है, तो ये है लेटेस्ट स्टेटस है जो कि आप में से बहुत लोगों को जानना था कि लेटेस्ट स्टेटस क्या है पे फिक्सेशन का। तो आज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि पे फिक्सेशन का लेटेस्ट स्टेटस क्या है। अब इससे बहुत लोगों का ये सवाल है कि ये एक बार डीओपीटी में फाइल जा रहा है, एक बार डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में फाइल जा रहा है, तो एक फुटबॉल एक बार उधर जा रहा है एक बार इधर आ रहा है, ऐसे ही करके टाइम पास हो रहा है। पर देखिए अब जब इतने साल हो गए 1986 से लेकर के अब 2021 तक, है ना, कितने साल हो गया, 35 ईयर्स हो गया, तो अब एक साल और देख लेते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए अब फाइनल तो हमारा जो प्लान ये है कि 2021 का अभी इस समय है। अभी जो हमने जो पर्सनली जो बात किया था डीओपीटी से, तो उनका भी यही कहना है कि सर देखिए वहाँ से जो डॉक्यूमेंट मांगा गया था, जो इन्फॉर्मेशन मांगा गया, वो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे तब जाके बाकी काम हो पाएगा। तो उम्मीद है कि 2-3 महीना में ये काम हो जाएगा। पर अगर नहीं हुआ तो हम केस जो आगे जाके ट्राइब्यूनल में जो हम केस कर सकते हैं वो इसलिए कर सकते हैं कि हमारा जो केस है ये डिले हो रहा है, डिले का वजह से हम केस कर सकते हैं कि ऑफिस प्रोसीजर जो है इसमें काफ़ी समय लगा दिया गया। 4 साल 2017 से लेकर 2021 4 साल में भी ये फाइनलाइज नहीं हुआ, है ना। तो इसके लिए हम अपील कर सकते हैं ताकि इस प्रोसेस को और थोड़ा एक्सीलरेट किया जाए, जल्द किया जाए। तो ये तो आपको मैं वादा करता हूँ अगर 2022 जून तक क्लियर नहीं हुआ तो हम ज़रूर कैट का सहारा लेंगे। ठीक है, हम अप्रोच करेंगे जुडिशियरी बॉडीज़ को ताकि ये जो केस है थोड़ा एक्सीलरेट हो और जल्द से जल्द जो है सभी रीएम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन को इसका जो बेनिफिट है वो मिल सके। ठीक है, तो ये था मेनली। अच्छा, अब देखिए बात दूसरा ये है कि पे फिक्सेशन जब हो जाएगा तो मोडालिटीज़ क्या होगा, है ना, इस बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। देखिए अभी तक जो प्रोसीजर था वो कमीशन ऑफिसर्स के लिए कुछ अलग था, जनरल पीबीओआर के लिए कुछ अलग था, कम्बेटेंट क्लर्क के लिए कुछ अलग था, रिजर्विस्ट के लिए कुछ अलग था, रिट्रेंच एम्प्लॉइज के लिए कुछ अलग था। तो अब क्या होगा, इस सबको कंबाइन किया गया और एक यूनिफॉर्म रूल बनाया गया। ये यूनिफॉर्म रूल क्या है कि जब भी आप कहीं रीएम्प्लॉयड होंगे, अगर आपका एज 57 ईयर्स से कम है, ठीक है, 57 ईयर्स से आपका एज अगर कम है तो आपको लास्ट पे ड्रॉन मिलेगा। वेरी क्लियरली सुन लीजिए, आपका जो लास्ट पे था इंडियन आर्म फोर्सेस में, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स या फिर सिविल ऑर्गेनाइजेशन का जो सिविलियन एम्प्लॉई है, कोई अगर रिटायर किया रीएम्प्लॉयड है, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। आपका लास्ट सर्विस में जो पे आपका था वही पे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कुछ डिडक्शन होंगे और ये डिडक्शन कब होगा, जब आपका पे मीन्स बेसिक पे, उसके ऊपर सारे अलाउंसेस लग जाएंगे, यानी कि उसके ऊपर डीए, एचआरए और भी जो अलाउंसेस होगा सब मिलके। मान लीजिए आप आर्मी में थे, सूबेदार रैंक से रिटायर हुए, आपका लास्ट पे था 65,000 मान लीजिए, ठीक है, आप 2021 सितंबर में रिटायर हुए और अब जो है मान लीजिए 2022 जून तक लागू हो गया, रीएम्प्लॉयड हो गए आप कहीं और वहाँ पे आप मान लीजिए एलडीसी में कहीं रीएम्प्लॉयड है, तो आपका लास्ट पे कितना होगा, लास्ट पे 65,000 होगा। इसका ऊपर आपको एचआरए मिलेगा, इसका ऊपर आपको डीए मिलेगा और भी जो अलाउंसेस एप्लीकेबल है सारी चीज़ें आपको इसका ऊपर मिलेगा। टोटल अमाउंट मान लीजिए आ गया 90,000। कितना आया, 90,000 आया मान लीजिए। ओके, अब देखिए डिडक्शन क्या होगा, डिडक्शन होगा आपका जो पेंशन बना है, तो आपका 65,000 सैलरी था, पे था, तो आपका पेंशन कितना बना है, पेंशन आपका 32,500 रुपये बना है। तो 32,500 आपका जो पेंशन बना था, इस पेंशन का 70% या फिर
15,000 जो लेस है, जो लेस अमाउंट होगा, वो अमाउंट जो है डिडक्ट होगा पेंशन से। डिडक्ट ये कहीं से डिडक्ट नहीं हो रहा है, ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है, आपका जो 32,500 है उसमें से 15,000 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया, आपका हो गया 17,500। ये इग्नोरेबल पार्ट है। ये क्या है, इग्नोरेबल पार्ट है। इस पार्ट को आप काउंट नहीं करना, 15,000 को काउंट नहीं करना। तो 32,500 से 15,000 चला गया, 17,500 रह गया। ये 17,500 क्या होगा, आपका जो 90,000 टोटल सैलरी बना था एलडीसी में, उससे आपका 17,500 रुपया डिडक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है। बहुत लोगों का ये गलत फहमी है कि मेरा जो लास्ट पे 65,000 था वो यहाँ पे प्रोटेक्ट हुआ, तो 65,000 से ये 17,500 डिडक्ट होगा, उसके ऊपर डीए लगेगा। नहीं, ये गलत है, सरासर गलत है। ये सिस्टम नहीं है। आपका डिडक्ट होगा टोटल पे जो बनेगा उसमें से आपका ये डिडक्शन होगा, जैसे कि आपका कम्यूटेशन का डिडक्शन होता है। आप तो जानते ही होंगे, आपका कम्यूटेशन का पैसा मिला था आपको, आप जब रिटायर हुए थे, टोटल मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए मिल गया है ना, तो हर महीना कम्यूटेशन का अपना डिडक्शन होता है। मान लीजिए 12,000 रुपये डिडक्शन होता है, तो वो 12,000 आपको कब डिडक्ट करते हैं, टोटल जब पेंशन का ऊपर आपका जो डीए लगता है, ठीक है, लगने के बाद टोटल अमाउंट जो होता है उससे आपका 12,500 डिडक्ट करते हैं, बाकी पैसा आपको हर महीना बैंक में दे देते हैं। यहाँ भी सेम वही सिस्टम है, सेम सिस्टम है। ठीक है, तो उम्मीद है कि पे फिक्सेशन का जो मोडालिटीज है वो आपको पता चल गया होगा, है ना। अच्छा, अब आते हैं कि आपका क्वेश्चंस पे। ठीक है, आप लोगों में से जो क्वेश्चन किया, ज़्यादातर क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ कि डिसेबिलिटी का रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं बिल्कुल शुरू से क्वेश्चन लूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन था गणेश पाटिल जी, आपका क्वेश्चन था कि आपका रैंक रिक्रूट मेडिकल सेप 1 होने के बाद सेंटर ने बोला कि तुम्हें कैटेगरी में 210 दिन हो गए हैं और डिस्चार्ज किया दिया और कुछ बेनिफिट नहीं दिया, तो कोई एडवाइस दो सर प्लीज। ओके गणेश जी, देखिए आप रिक्रूट से अगर आउट हुए तो आपने ये नहीं बताया आपका जो कैटेगरी है, जो डिसेबिलिटी है, वो एट्रीब्यूटेबल है या नहीं है। अगर आपका जो डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। डिसेबिलिटी पेंशन का दो कंपोनेंट होते हैं, एक है डिसेबिलिटी एलिमेंट, दूसरा है सर्विस एलिमेंट। यानी कि आप अगर रिटायर होते हैं तो जैसे पेंशन आपको मिलना था, आपका बेसिक पे का ऊपर 50% वो भी आपको मिलेगा, और डिसेबिलिटी के हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलेगा। तो मान लीजिए आपका मिनिमम जो पेंशन होगा वो पेंशन 15,000 आपको मिलेगा, विद डीए आपका मिनिमम मिलेगा आपको। ठीक है, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ कि 15,000 मिनिमम आपको 15,000 पेंशन आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप एट्रीब्यूटेबल हो तो, एग्रीबेटेड हो तो भी मिलेगा, एट्रीब्यूटेबल या एग्रीबेटेड। ठीक है गणेश जी, और अगर आपका डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल एग्रीबेटेड दोनों ही नहीं है तो आपका केस एनए कहते हैं इसको, एनए। तो इस पर क्या आपको मिलेगा, इसका जानकारी हमारा जो इस चैनल में वीडियोस है आप उस पर देख सकते हैं, या फिर हमारा जो वेबसाइट है www.esminfoclub, आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, डिसेबिलिटी पेंशन का सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, तो एनए केस में क्या होगा, आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। आपका सर्विस 10 साल से कम है, पहले क्या था 2019 से पहले नहीं मिलता था, 19 का बाद मिलना शुरू हो गया। अब रिक्रूट है कोई बात नहीं, आपको इनवैलिड पेंशन मिलेंगे, पर इसके लिए क्या होना चाहिए, इनवैलिड पेंशन मिलने के लिए आपका जो डिसेबिलिटी है वो अनफिट फॉर सिविल एंड मिलिट्री बोथ आप अनफिट होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा, ये कंडीशन है। तो गणेश जी उम्मीद है कि आपका सवाल का जवाब मिल गया, और भी अगर कुछ जानना है तो आप हमें मेल कीजिए esminfoclub@gmail.com। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष सिंह जी, आपका क्वेश्चन है कि कैटेगरी P3 परमानेंट PIBD ऑपरेशन अनुलिंक किया तो बोर्ड कितना परसेंट मिलेगा। देखिए ये जो बोर्ड का परसेंटेज है ये डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर जो असेस करते हैं वो बोर्ड का परसेंटेज असेस करते हैं। ठीक है, आपका जब RMB होगा तो उसमें डॉक्टर देंगे,
ओके, इसमें पहले से कोई नहीं कह सकता है कितना परसेंटेज देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष जी, ऑपरेशन नहीं करने पर बोर्ड मिलता है क्या? देखिए एज पर रूल्स अगर आप एनुअलिंग दे दिया और आपका एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल है तो आपका केस जो है मेडिकल अथॉरिटीज द्वारा रिव्यू किया जाएगा और आपका एनुअलिंग का पीछे जो रीज़न है वो अगर वैलिड है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, और एनुअलिंग का जो रीज़न है अगर इनवैलिड है नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट राजकुमार जी, आप 30% में कितनी मेडिकल पेंशन मिलती है? देखिए इसका कैलकुलेशन जो है इसका एक डिटेल्ड आर्टिकल हमारा वेबसाइट ESM इन्फो क्लब, ठीक है, आप गूगल में टाइप कीजिए ESMinfoclub.com, वहाँ पे डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके आप सिर्फ कैलकुलेशन मारिएगा ESMinfoclub.com, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ जो सर्च बार है वहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन ये टाइप कर दीजिए, देखिए आपके सामने बिल्कुल हाजिर हो जाएगा ये पेंशन कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट प्रवीण कुमार जी, आपका कहना है सर माई सेल्फ हवलदार प्रवीण कुमार फ्रॉम आर्मी ऑर्डिनेंस कोर LMC A3 परमानेंट 30 जुलाई 2021 with disability 20% in say of, अच्छा JNK में एनुअलिंग फॉर सर्जरी। देखिए ये सर्जरी वाला केस का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपका केस मेडिकल अथॉरिटीज जो है PCDA में जाएगा और वहाँ पे अथॉरिटीज को अगर लगता है कि आपका एनुअलिंग का रीजन वैलिड है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है इट वाज प्रवीण कुमार जी का, ठीक है, आपका BPT में हुआ था। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि आपका एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड है या नहीं। अगर एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड है तो मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी रही बात आपका जो एनुअलिंग का, वो मेडिकल अथॉरिटीज जो कॉम्पिटेंट है PCDA इलाहाबाद में है वो डिसाइड करते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट DOPT इज नॉट गिविंग एनी इन्फो ऑन पे फिक्सेशन फॉर ex-PBR एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट जॉब। राजेश सोनी जी आपने बताया। राजेश जी देखिए DOPT कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये आप ऐसे बोलना पता नहीं कितना जायज़ है, पर अगर आप RTI फाइल करके देखिए, ठीक है, और उसमें आप ये जरूर मेंशन कीजिए कि ड्राफ्ट CCS फिक्सेशन ऑफ पे फॉर रीएम्प्लॉयड पेंशनर्स ड्राफ्ट ऑर्डर 2019, इस बारे में आप जानकारी ले लीजिए तो आपको मिलेगा, ठीक है। सबको मिल रहा है, मुझे भी मिला है तो आपको भी मिलेगा। ओके, अच्छा लिव में LMC का बेनिफिट है क्या सर? देखिए आप AG ब्लॉन्ग आपने पूछा कि आप छुट्टी में थे, आप LMC हो गए तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए छुट्टी में हो या ड्यूटी में हो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपका जो बेनिफिट है वो आपका एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड है या नहीं, इस पर आप डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका जो LMC है वो एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा जसवीर सिंह जी आपने बताया कि अगर सर्विस 15 साल कंप्लीट होने के बाद अगर मैं एक सर्विसमैन कोटा से बैंक क्लर्क एग्जाम में सिलेक्शन लेता हूँ लेकिन मुझे NOC ना मिला तो क्या करना चाहिए? देखिए 15 साल कंप्लीट होने के बाद आपका यूनिट आपको NOC नहीं देंगे, ठीक है, बैंक क्लर्क के लिए नहीं देंगे। ओके, NOC के लिए आपका 2 साल सर्विस जब बचा रहता है, ठीक है, तो उस समय आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके ऊपर, पर रूल ये है कि 2 साल के अंदर अंदर आप रिटायर हो रहे हैं तो आपको NOC मिलेगा, ठीक है। रिटायर हो रहे हैं मतलब आप सुपर एन्युएट हो रहे हैं। ओके, अच्छा राजकुमार जी आप CRPF में पे फिक्सेशन मिलेगा। राजकुमार जी आप CRPF में है, देखिए ये जो पे फिक्सेशन का ऑर्डर है ये सबके लिए लागू है, ये सिविलियन के लिए भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी है, सबके लिए लागू होगा। ओके, ये किसी के मतलब इसमें कहीं मेंशन ये नहीं है कि रीएम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन के लिए ही है, ये सभी रीएम्प्लॉयड के लिए लागू है। ओके, अच्छा एल स्टीफन जी आपने पूछा कि आपका डिसेबिलिटी 50% एंड हाउ विल गेट मी डिसेबिलिटी पेंशन। देखिए आपका डिसेबिलिटी अगर 50% है तो आपका जितना लास्ट पे था उसका 15% आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग अदर कंडीशंस। ओके, अच्छा एल स्टीफन का हो गया। अब है भूप सिंह जी, आप H2 परमानेंट RT से है। ओके, JNK में आपको बॉर्डर पे फायरिंग का दौरान ड्यूटी में आपका हुआ था, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है। देखिए आपको मिलेगा, ठीक है, आप जब रिलीज होंगे उस समय आपका जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। अच्छा देश भ्रमण आपने लिखा हाउ डिसेबिलिटी पेंशन विल बी कैलकुलेटेड।
देखिए डिसेबिलिटी पेंशन कैलकुलेशन के लिए फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हमारा वेबसाइट है eSMinfoclub.com। वहाँ पे जाइए, गूगल में सर्च कीजिए ESM इन्फो क्लब, ESM इन्फो क्लब। जैसे आप सर्च करेंगे वेबसाइट खुल जाएगा eSMinfoclub.com। वहाँ पे सर्च बार है, सर्च बार में जाके आप सर्च कीजिए कैलकुलेशन, तो देखिए आपको डिसेबिलिटी पेंशन कैलकुलेशन का पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा कैसे कैसे करते हैं। ओके। अच्छा, प्रमोद निकम जी, आपका कहना है कि आपका सर्विस 14 साल हो गए, सीओ साहब घर भेज रहा है तो पेंशन मिलेगा। देखिए सीओ साहब घर भेज रहा है मतलब क्या, आप अगर आपका डिसिप्लिन केस में आपको घर भेज रहे हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। अगर मेडिकल इनवैलिड होकर के आप घर जा रहे हो तो आपको मिलेगा। अगर केस आपका एट्रीब्यूटेबल एग्रीवेटेड है तो आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट सर्विस एलिमेंट दोनों मिलेगा। और अगर मान लीजिए आपका केस नॉट एट्रीब्यूटेबल नॉट एग्रीवेटेड है डिसेबिलिटी, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा, आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा जिसका अमाउंट इक्वल टू सर्विस पेंशन। अगर आपको 15 साल बाद जाते हैं तो जितना पेंशन मिलना था, ठीक है, ऐसे ही आपको मिलेगा, यानी कि 50% ऑफ बेसिक पे आपको पेंशन मिलेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके। पर अगर आपको डिसिप्लिनरी केस में घर भेज रहा है तो कोई पेंशन आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, राजकुमार जी आपने बताया सर पे फिक्सेशन से कितना फायदा होगा। देखिए ये जो है आपका डिपेंड करता है कि आप किस रैंक से रिटायर किया, लास्ट पे कितना था, और आप ज्वाइन किया कौन सा रैंक में। अगर आप पहले हायर रैंक में थे, ठीक है, मान लीजिए आप सर्जेंट में थे या हवलदार में थे, आपका बेसिक पे जब 50,000 था, और आप जहाँ पे ज्वाइन किया, आप ग्रुप डी या एलडीसी में ज्वाइन किया जहाँ पे बेसिक पे आपका 20,000 25,000 है, तो आपको फायदा होगा, नो डाउट आपको फायदा होगा। ठीक है। Okay. Hemant Pradhan ji, I am JCO getting with 20% disability rounded to 50% and want to join SBI as clerk. So what will be the correct pay calculation? देखिए SBI का जो है, SBI का जो सिस्टम है वहाँ पे आपको लास्ट पे ड्रॉन जो है वो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, और उसके ऊपर जो HRA DA वगैरह सब कुछ मिलेगा। और SBI का जो सिस्टम है वो प्रोटेक्ट ऐसे होता है कि आपका लास्ट बेसिक पे और DA ये दोनों ही प्रोटेक्ट होता है वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है मिलन गायन, आपने कहा कि आपका A2 परमानेंट 20% डिसेबिलिटी पेंशन कितना मिलेगा। देखिए अगर आपका डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड है तो आपका 20% ये जो है विल बी कन्वर्टेड टू ब्रॉडबैंडेड टू 50%। तो 50% होने से कितना पेंशन मिलेगा, 15% ऑफ योर लास्ट पे। आपका लास्ट टाइम लास्ट जो पे आपने ड्रॉ किया, बेसिक पे, MSP, क्लासिफिकेशन पे, ग्रुप एक्स पे, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, ये चार चीज, इसके अलावा कुछ भी नहीं जुड़ेगा। ये टोटल जितना आएगा उसका 15% होगा आपका डिसेबिलिटी पेंशन। इन एडिशन जी जो अमाउंट आएगा अभी इसके ऊपर आपको डीए भी मिलेगा। ओके, डीआर मिलेगा, डीए नहीं डीआर। ओके। नेक्स्ट राजकुमार जी, क्या हमको अब क्या कर सकते हैं। राजकुमार जी आपका सवाल पे फिक्सेशन से क्या फायदा है। हाँ राजकुमार जी, पे फिक्सेशन के बारे में मैं डिटेल में जो बताया, उम्मीद है कि आपने पूरा सुना होगा। अच्छा नेक्स्ट अशोक शर्मा जी, फॉर्म फॉर्म भरना बता दीजिए सर, बहुत दिक्कत है। अच्छा आप किस चीज़ के फॉर्म का बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से आप IBPS का बात कर रहे हैं। देखिए IBPS का अगर फॉर्म भरने के बारे में कोई आपको दिक्कत आ रहे हैं तो हमारा वेबसाइट है eSMinfoclub.com, वहाँ पे जाइए। और दूसरा भी वेबसाइट हमारा है WBSSC.in। ठीक है, दोनों जगह पे आपको IBPS का रिलेटेड मिल जाएगा। ठीक है, WBSSC.in, वहाँ पे आपको IBPS का बारे में डिटेल में मिल जाएगा, एक सर्विसमैन के लिए कैसे कैसे फॉर्म भरना है। दूसरा eSMinfoclub.com, दोनों जगह में आपको मिल जाएगा। अच्छा सुभाष चंद्र जी, आपका सवाल है कि बोथ नी डिसेबल बट डिसेबिलिटी 20% और 15 ईयर्स है, अगर फाइनल बोर्ड में डॉक्टर डिसेबिलिटी कम कर दिया तो क्या डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। देखिए फाइनल बोर्ड में मतलब आप अगर पूरा सर्विस करके जा रहे हैं तो आपका 20% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए बीच में जा रहे हैं, इनवैलिड होके जा रहे हैं, तो 1% होगा, तब भी वो काउंटेड एज 50%। ओके। अच्छा नेक्स्ट RG गुरु, आपका कहना है कि LMC ड्यूरिंग CL मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका जो APM से 15 है वहाँ पे डॉक्टर ने अगर एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल लिखा है और 20% से ज़्यादा है इन केस ऑफ सुपर एनिएशन, अदर केसेस में 1% है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा हेमंत प्रधान जी, अच्छा
नेक्स्ट है त्रिलोक सुगंथनी। त्रिलोक सुगंथी, आपका कहना है कि बोथ डीओपीटी एंड डीओई आर प्लेइंग फुटबॉल। यस, आपने सही कहा। 2017 से लेकर के अभी तक पे फिक्सेशन का जो इशू है, इसको लेकर के कई बार जो है फाइल जा चुका है डीओपीटी और डीओई ये दोनों का बीच में। तो उम्मीद है कि 2022 जून तक ये रिलीज़ हो जाएगा। नहीं होगा तो ज़रूर हम इसका जो एक्शन मैंने बताया, ठीक है, डिस्कशन का दौरान वो एक्शन हम लेंगे। ओके, नेक्स्ट है अमरेंद्र कुमार जी, आप 2002 का रिटायरी है, हाइपरटेंशन, P2 परमानेंस 40%, 2 अप्रैल रिजेक्ट हो गया। देखिए आपका केस में, मैं इससे पहले वाला जो लाइव सेशन था उसमें मैंने कहा था जिनका NANA केस है और 20% है तो वो ज़रूर कैट में केस फाइल करें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इस बारे में डिटेल में मेरा वेबसाइट esminfoclub.com, वहाँ पे डिटेल में इस बारे में बताया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है, कैट दिल्ली का ऑर्डर है, कैट कलकत्ता का, सॉरी AFT दिल्ली का है, AFT कलकत्ता का है। सबका जो ऑर्डर है पॉजिटिव ऑर्डर है, बिल्कुल एक सर्विसमैन का फेवर में है। आप अगर केस फाइल करेंगे EFT में, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में, आपका जो नियरेस्ट आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल है वहाँ जाइए और जाके केस फाइल कीजिए। ठीक है, आपको ज़रूर मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका केस में कोई डिमेरिट ना हो तो आप जितने बताया इतना अगर है तो आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा RG गुरु, आपने बताया कि आपका RMB NANA केस करके 50% दिया बट लाइफ टाइम नील। अच्छा, आपका सवाल समझ में नहीं आया मुझे। हेमंत प्रधान जी, सर क्या रिकॉर्ड ऑफिस से कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होता है या फिर डिस्चार्ज बुक में? देखिए आपका डिसेबिलिटी का जो डिटेल्स है वो दो जगह में मिलेगा। एक तो आपका डिस्चार्ज बुक में होगा, दूसरा आपका RMB प्रोसीडिंग जो है वहीं पे आपका मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तैया TH, आपने कहा कि 2005 में मेडिकल बोर्ड आउट हुआ था, 100% डिसेबिलिटी नॉट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस, क्या डिसेबिलिटी पेंशन बेनिफिट मिलेगा? कुछ आंसर दीजिए। देखिए तैया जी, आपका जो है 100% डिसेबल है पर नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड है। इस केस में आप अगर EFT में केस फाइल करेंगे तो उम्मीद है मिलने का। और देखिए जब तक पूरा केस हम नहीं जानेंगे तो श्योर हम नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए आप नियरेस्ट आपका जो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल का ऑफिस है, EFT है, जो आप प्रोसेस का कोड बोल सकते हैं, तो वहाँ जाके किसी वकील से आप संपर्क कीजिए। ओके, आपको मिलने का पॉसिबिलिटी है। अच्छा, HRKH, आपका है कि मेरा कंप्रेशन फ्रैक्चर TIBT L2 L3 L4 और दूसरा कैटेगरी कर्नियल नर्व पल्सी टोल्सा, अच्छा सिंड्रोम है। तो डॉक्टर साहब ने मेरा केस NANA किया तो क्या परसेंटेज मिलेगा? देखिए परसेंटेज और NANA दो अलग चीज़ है। ठीक है, आपका हो सकता है 50% दे दिया पर NANA है। इस केस में नॉर्मल जो रूल है उसमें आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, 10 साल से ज़्यादा सर्विस है तो श्योर आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा, 15 साल से ज़्यादा है तो आपको सर्विस पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अच्छा आदेश चौहान, जेडी माइती, आपका कहना है कि स्पर्श का न्यू PPO कैसे डाउनलोड करें? देखिए न्यू PPO स्पर्श का जो है, जो लोग अभी रिटायर कर रहे हैं उनका स्पर्श में मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जो लोग पहले रिटायर कर चुके हैं उनका जो न्यू PPO इन केस ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स, उनका जो एयर वेटरन्स डायरेक्टरेट है, नेवल वेटरन्स डायरेक्टरेट है, वहाँ से इशू हो चुका है ऑलरेडी, सबको मिल भी गया होगा। आर्मी का जो है बहुत लोगों को हार्ड कॉपी मिल चुका है पर सॉफ्ट कॉपी अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका PPO का डिटेल्स आपको मिल जाएगा, डिजी लॉकर में जाइए। ठीक है, डिजी लॉकर में आपको मिल जाएगा PPO का डिटेल्स, पर आपका PPO अभी तक आर्मी का अभी तक इशू नहीं हुआ है। ओके, अच्छा नेक्स्ट है सुभाष चौधरी, कितना टाइम लगता है डिसेबिलिटी पेंशन क्लियर होने में? देखिए डिसेबिलिटी पेंशन अभी का जो सिस्टम है, जो स्पर्श का सिस्टम है, अभी विदिन 30 डेज आपका पेंशन जो भी क्लेम है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब PCDA में पूछने के बाद विदिन 30 डेज आपको पेंशन का जो बेनिफिट मिल जाएगा। पर पुराना जो केसेस है, बहुत सारे पेंडिंग केसेस है, उसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि विदिन 6 मंथ आपका केस क्लियर हो जाएगा। अच्छा, खूब सिंह जी, आपका कहना है कि आप RT सेलिंग में आपका हियरिंग लॉस हुआ है। ठीक है, 2 कैटेगरी है। देखिए ये जो आपका कैटेगरी का बात आपने बताया, इसमें क्लियर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपका परसेंटेज सही होगा, 20% से ज़्यादा होगा और आपका एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड होगा तो रिटायरमेंट के बाद आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। ओके, अच्छा रहमतुल्लाह मोहम्मद जी, आपका पेंशन मेरे साथ रिटायर्ड
हुआ बंदों से एक इंक्रीमेंट कम है। देखिए इस केस में क्या है, आपको स्टेपिंग आपके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आप आपके साथ जो लोग रिटायर हुए हैं उनका जो पे स्लिप वगैरह है, पीपीओ है, उसको लेकर के आप अपना रिकॉर्ड से संपर्क कीजिए, रिकॉर्ड को एक अपील कीजिए, तो आपका स्टेपिंग अप हो सकता है। ओके, भूप सिंह जी आपका तो बताया गया। सुनील कुमार जी, व्हाट अबाउट पे फिक्सेशन? देखिए पे फिक्सेशन के बारे में डिटेल में बताया, तो इस वीडियो को आप बाद में देख सकते हैं, ठीक है। शुरू से आप देखिएगा तो सारी चीज़ें बता चुके हैं पे फिक्सेशन के बारे में। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है लखबीर सिंह जी, सीजर डिसऑर्डर फर्स्ट अटैक ऑन फायरिंग रेंज में। अच्छा, नॉट एट्रीब्यूटेबल है। देखिए अगर नॉट एट्रीब्यूटेबल है और आपका सर्विस 15 साल हो चुका है, तो इस केस में आपको कोई डिसेबिलिटी पेंशन तो नॉर्मल वेज में मिलेगा नहीं, आपका जो सर्विस पेंशन है वही मिलेगा। 10 साल से कम, 10 साल से ज़्यादा, 15 साल से कम है और आपको फौज से रिलीज किया जा रहा है, उस केस में आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। 10 साल से कम आपका अगर सर्विस है, उस केस में क्या होगा, इफ़ यू आर अनफिट फॉर सिविल एंड मिलिट्री बोथ सर्विस, तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। ये है प्रोविजन, ठीक है। आपने क्लियर ये नहीं बताया, आप जो भी आप सवाल कर रहे हैं, आपका सर्विस कितना साल हुआ है वो जरूर लिखें, और आपका एट्रीब्यूटेबल है या नहीं है वो जरूर लिखें, ठीक है, और कितने परसेंटेज है, तो हम क्लियर से जो है बता पाएंगे। ओके, अवधेश चौहान जी, अवधेश चौहान जी आपका क्वेश्चन, आप अवधेश जी आपका क्या था क्वेश्चन? एक मिनट, सॉरी, शायद क्वेश्चन जंप हो गया। लखबीर सिंह जी, अवधेश चौहान जी, हाँ अवधेश चौहान जी आपका क्वेश्चन था, रिक्रूट को आईएमबी आउट होने के बाद क्या किसी जॉब का एनओसी चाहिए? देखिए आप जब बोर्ड आउट हो चुके हैं तो आप एक सर्विसमैन हैं, ठीक है। अगर एक सर्विसमैन कोटा आपको मिला है तो आप एक सर्विसमैन कोटे में अप्लाई कर सकते हैं, कोई एनओसी का जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है अवधेश चौहान जी, ठीक है, आपको मिल गया आपका जवाब। लखबीर जी आपका सीजर डिसऑर्डर है, तो देखिए सीजर डिसऑर्डर जो केसेस है, मैं ये बताना चाहूँगा कि डिसेबिलिटी पेंशन नॉट डिपेंड्स ऑन योर डिसेबिलिटी डिजीज, ठीक है। आपका डिजीज है वो नहीं देखते हैं, देखते क्या है, डिसेबिलिटी पेंशन देने के लिए दो क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया आपका एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड होना चाहिए, नंबर 1 क्राइटेरिया। नंबर 2 क्राइटेरिया आपका परसेंटेज, अगर आप नॉर्मल रिटायर हो रहे हैं 20% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इनवैलिड आउट हो रहे हैं तो आपका 1% भी होगा, तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन 50% काउंट किया जाएगा। ओके, अच्छा, रजनीश कुमार जी, आपने बोला कि आई एम प्रोसीडिंग ऑन डिस्चार्ज September 22 after completing 26 years of service, attributable to service 80% of disability, can I get AGI benefit? Service is not going to out on medical ground. नहीं, आपको नहीं मिलेगा। जो मेडिकल ग्राउंड से इनवैलिड होके नहीं जा रहे हैं उनको जो है केस नहीं मिलेगा। जो मेडिकल एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस होके इनवैलिड हो जाता है उनको मिलता है। ओके, अच्छा, मणि नगराज जी आपका है कि आई एम नाउ श्रीनगर P2 परमानेंट, हाइपरटेंशन 18 ईयर्स, आपका है 18 ईयर्स है, परसेंटेज डिसाइड लेटर, हाउ टू डिसाइड परसेंटेज? देखिए आपका जो परसेंटेज है वो आरएम में डिसाइड करेंगे। ओके, भूप सिंह जी आपका आरटी सेलिंग में आपका हियरिंग लॉस हुआ है, तो हाँ भूप सिंह जी आपका पहले भी क्वेश्चन था। देखिए ये जो केसेस है, जो आपका हियरिंग लॉस हुआ है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट क्या है, उसमें अगर एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। ओके, अच्छा, मनी नगराज जी आपने कहा कि आपका एग्रीवेटेड है, देखिए एग्रीवेटेड है तो आपको मिलेगा। ओके, परसेंटेज आपका होना चाहिए 20%। अच्छा, लखबीर सिंह जी सीजर डिसऑर्डर का जो बात कर रहा था, तो आपका डिसेबिलिटी कोई भी हो, डिसऑर्डर कोई भी हो, डिसेबिलिटी होना चाहिए एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस या एग्रीवेटेड होना चाहिए, और परसेंटेज का जो बताया वो होना चाहिए। आपका चाहे कोई भी बीमारी हो, बीमारी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, अच्छा, अवधेश जी आप रिक्रूट में आईएमबी हुआ है, ठीक है, अवधेश जी का तो क्वेश्चन कवर हो चुका है। भूप सिंह जी आपका कहना है कि आपका, भूप सिंह जी आपका भी क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूँ। पांडुरंग जी आपका है 8 साल सर्विस है, P3 P सर्जरी एनुअलिंग एग्रीवेटेड बाय सर्विस। देखिए इस केस में क्या है, जब एनुअलिंग करते हैं तो इसमें मेडिकल जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है PCDA पेंशन में बैठा हुआ है, वो अगर ये समझते हैं कि आपका एनुअलिंग का कोई ठोस मतलब बजाय था, मतलब आपका वैलिड रीजन था, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। ओके, अच्छा, गोपाल विश्वास जी
आप आई हैव 4 डिसेबिलिटी, फर्स्ट वन 15%, एन सेकेंड 20%, थर्ड 40%, फोर्थ 50%। देखिए आपका जो हाइस्ट परसेंटेज है वही मिलेगा, 50% आपको मिलेगा। ओके, क्यूमुलेटिव जो होगा, जो सबसे ज़्यादा है वो माना जाएगा। ओके, अच्छा, सब्सिक्वेंट 3 को इसमें काउंट नहीं होगा। ओके, अच्छा, हरजीत सिंह जी, आप 2018 अक्टूबर में बोर्ड आउट हुआ है। ठीक है हरजीत सिंह जी, आपका सवाल पूरा नहीं है। अच्छा, त्रिलोक सुगंधी, आपका क्या रिटायर्ड क्लर्क एम्प्लॉयड एज एलडीसी 1986 के ऑर्डर का फ़ायदा मिलेगा? देखिए उसमें अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो अभी मिलेगा। ठीक है, 1986 का ऑर्डर के हिसाब से आज भी आप पे फिक्सेशन मांगेंगे, आपको मिल जाएगा। ओके, पर उससे आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं। ओके, लखबीर सिंह जी, रेंज पर फर्स्ट टाइम आपका सीजर हुआ था। ओके, लखबीर सिंह जी, आपका जो समझ गया था, मेनली क्या है कि आपका एट्रीब्यूटेबल एग्रीबेटेड है, और आप अगर रिलीज हो रहे हैं तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। ओके, अच्छा, हरजीत सिंह जी, आपका सवाल था कि क्लियर में आप गोइंग टू बोर्ड आउट विथ 20% पेंशन, डिसेबिलिटी 50% मिलता है। यस, आप इनवैलिड होके जा रहे हैं या फिर नॉर्मल पेंशन जा रहे हैं, आपको हमेशा जो ब्रॉडबैंडिंग इफेक्ट वो आपको मिलेगा। ठीक है, 20% जो है दैट टू बी काउंटेड एज 50%। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, इसका एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस हिसाब से अभी ये डील हो रहा है। ओके, भूप सिंह जी, आपका तो अवधेश चौहान जी, आपको तो बता चुका हूँ, 30% एट्रीब्यूटेबल है, रिक्रूट है। अब मुझे कितनी पेंशन मिलेगी? देखिए पेंशन जो है, आप 30% है तो आपको 50% का पेंशन मिलेगा, यानी कि आपका जो लास्ट पे था उसका 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 15% होगा। लास्ट पे जितना था आपका आपका बेसिक पे, आपका एमएसपी, ये दोनों मिला के जितना हो रहा है उसका 15% आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। इन एडिशन आपको सर्विस एलिमेंट भी मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना पे था आपका डीए छोड़ करके, ठीक है, केवल मतलब बेसिक पे और एमएसपी, उसका आधा 50% आपको सर्विस एलिमेंट भी मिलेगा। तो आप मान लीजिए मिनिमम आपको जो है अदर मिनिमम जो है विथ डीए 15,000 से ज़्यादा ही आपको मिलेगा अप्रॉक्स। ओके, अच्छा, रहमतुल्ला जी, आप रिटायर्ड फ्रॉम तेजपुर आसाम 1 मार्च 2021, ट्रांसफर ग्रांट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। देखिए इसके लिए आप अपना रिकॉर्ड से संपर्क कीजिए, और आपका जो सीडीए है, ठीक है, ट्रांसफर ग्रांट का तो रिकॉर्ड का रोल नहीं है मेनली, इसमें सीडीए का रोल है। आपका जो सीडीए है कंसर्न, वहाँ से आपको संपर्क करना पड़ेगा। अच्छा, मनी नागराज जी, हाइपरटेंशन में, अच्छा, यू 03/2001 डीजीएमएस ड्यूटी रिस्ट्रिक्शन है। देखिए हाइपरटेंशन में भी आपको मिलेगा डिसेबिलिटी पेंशन, सब्जेक्ट टू आपका जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड होना चाहिए। ठीक है, आपको मिलेगा, डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलेगा। अच्छा, डिसेबिलिटी पेंशन कब टैक्स फ्री होता है? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जिनको भी डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है उनका टोटल पेंशन, सर्विस पेंशन एंड डिसेबिलिटी पेंशन दोनों ही टैक्स फ्री है। ये दोनों के ऊपर कोई टैक्स नहीं भरना। ओके, इसको कैसे शो करना है ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेरा वीडियो है इस चैनल में, सर्विसमैन इंडिया चैनल में, आपको इनकम टैक्स डिसेबिलिटी पेंशन करके आप सर्च कीजिए, मिल जाएगा। दूसरा हमारा जो वेबसाइट है eSMinfoclub.com, वहाँ पे भी आर्टिकल है, आप वहाँ पे ढूंढिए, आपको आर्टिकल मिल जाएगा। ओके, कैसे कैसे आपको फाइल कराना है बिल्कुल क्लियरली बता चुका हूँ वहाँ पे। ओके, अच्छा, अच्छू राजेश जी, अंजू अंशु राजेश जी, ओके सॉरी, अंशु राजेश जी, आपने कहा कि एक्स नेवी लास्ट मेडिकल कैटेगरी S3A2 परमानेंट लास्ट मेडिकल बोर्ड 20% दैट बट आरएमबी बोर्ड नॉट रिकमेंड, बट क्या कर्नाटक, क्या कर्नाटक का? अच्छा, आपका तो सवाल समझ में नहीं आया, फिर भी जहाँ तक समझ आया कि आपका आरएमबी ने 20% होने के बाद भी पेंशन रिकमेंड नहीं किया, तो इस केस में आपको अपील करना पड़ेगा। अपील रिजेक्ट हो गया तो EFT में जाना पड़ेगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है डिसेबिलिटी पेंशन का हो गया, टैक्स फ्री बता दिया। अच्छा, हरजीत सिंह जी, क्योंकि अप्रैल 2018 से AGIF का एक्सग्रेशिया ग्रांट नहीं मिला है। हाँ, ये सही बताया आपने, एक्सग्रेशिया ग्रांट अभी केवल उन्हीं को मिल रहा है जो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है और इनवैलिडेट हो रहा है, उन्हीं को केवल मिल रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, विमान में भी आपका कहना है कि अगर LMC का दौरान आपको बीच के बोर्ड में एग्रीमेंटेड बाय सर्विस दिया, पर RMB में बोला कि पहले बोर्ड में नहीं है, तो क्या मेडिकल पेंशन
केस करने से मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आपका अगर डॉक्यूमेंट है आपके पास किसी भी जो AFM से 15 में आपका लिखा हुआ है एग्रीमेंटेड बाय मिलिट्री सर्विस, तो आपको मिलेगा। ठीक है, आपको अपील करना पड़ेगा, अपील रिजेक्ट हो गया तो आप AFT में जाइए, आपको मिलेगा। आपका बिल्कुल जेन्युइन केस है। अच्छा, मुकेश कुमार जी, सर आपका 15 साल 4 महीना सर्विस के बाद 2017 में आप रिटायर हुए NANA केस में। अच्छा, टानबल अच्छा ट्राइब्यूनल कोर्ट में केस किया है, कुछ फायदा हो गया क्या? देखिए, NANA केस का जो वैलिड केस है, ठीक है, उनको सबको जो है मिला है, तो उम्मीद है कि आपको भी मिलेगा। ठीक है, आप केस जो है कंटिन्यू करते रहिए, आपको मिलेगा। ओके। अच्छा, देखिए आज काफ़ी देर हो चुका है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिया, तो अभी हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है, दूसरा फिर एक सेमिनार है, तो आज का जो प्रोग्राम है यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर अगले संडे को इसी समय 8:30 PM, याद रखिए, जिसका भी जो भी क्वेरीज है, जहाँ तक पॉसिबल होगा कोशिश करेंगे। आज शायद मैं सबका क्वेश्चन नहीं ले पाया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जिनका क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया, और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट डे सभी का क्वेश्चन का, सभी का सवालों का जवाब देने का। इसी उम्मीद का साथ देखते रहिए हमारा इस चैनल को, और फॉलो करते रहिए हमारा जो वेबसाइट है esaminfoclub.com। ठीक है, यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको, जो भी आप सवाल आप कर रहे हैं, ये सारे सवालों का जवाब उस पर है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं मेरे से डायरेक्ट, तो हर संडे 8:30 PM आप एक सर्विसमैन इंडिया चैनल देखते रहिए, आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।